जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे साथ अगले शो में भी सुनीता जी और राना साहब मौजूद होंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने तोड़ा था। सुनीता जी, आपने बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए और सारे ही माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स थे। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के करीब है, जिसको अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में टॉप ऑफ द लिस्ट रखना चाहेंगी? एक ड्रामा मैंने किया था, अगर हो सके तो। वो इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन मुझे उसमें एक्टिंग करके और वो ड्रामे की स्टोरी जी मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। इसी तरह एक और ड्रामा था, वो काफ़ी पहले, मैं जब नई नई आई थी उस वक्त मैंने शूट किया था। फसी बारी की स्क्रिप्ट थी, थोड़ी दूर साथ चलो। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा प्ले था, लेकिन वो हिट नहीं हुआ। तो बड़ा अफसोस होता है कि कुछ ड्रामे जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी इनकी स्टोरी है और ये बहुत अच्छे ड्रामे हैं, बिल्कुल, लेकिन वो उस तरह से हिट नहीं हो पाते। और कुछ ऐसे ड्रामे जो आपको लगता है कि यार ये तो ऐसी फारिग चलेगा, वो हिट हो जाता है। सुनीता जी, थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। आपकी लव मैरिज है, राइट? मुझे ये बताइए कि हसन साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, प्यार कैसे हुआ, क्या किसी सेट पे मुलाकात हुई, प्रपोज किसने पहले किया? हसन एक्चुअली पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे और मैं ऑफ कोर्स मॉडल बन चुकी थी उस टाइम। और उनकी जो एजेंसी है वो एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करवा रही थी लाहौर में, ठीक है, और मैं एज अ मॉडल जा रही थी लाहौर शो के लिए। अच्छा, हुआ ये कि आई वॉज बिज़ी और मैं एक दिन पहले नहीं जा सकी, जिस दिन रिहर्सल होती है। मैं शो वाले दिन ही सुबह में ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। तो ये कहीं आगे बैठे हुए थे, इन्होंने मुझे देखा। मैं तो बहुत नींद में थी, सुबह सुबह मैंने बड़े बड़े चश्मे लगा के मैं तो सो रही थी। तो खैर इन्होंने देखा, हसन को नहीं पता था मैं कौन हूँ, हसन की बॉस साथ बैठी हुई थी। उन्होंने हसन को बताया कि ये मॉडल है, सुनीता मार्शल है। अच्छा, जब वो कन्वेयर बेल्ट पे सामान लगेज के लिए मैं रुकी तो मुझे लगा कि कोई लंबा सा लड़का है जो मुझे देख रहा है। तो खैर मैंने कुछ खास नोटिस नहीं लिया, मैंने अपना सामान लिया, मैं निकल गई। अच्छा, शो में भी हसन वाज आल्सो बिजी, आई वाज आल्सो बिजी। फाइनली व्हेन वी केम बैक तो हसन का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा जी मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो बोर्डिंग पास मांग रहे हैं। मैंने कहा बोर्डिंग कार्ड तो लोग हाँ इंटरनेशनल नहीं रखता, तो डोमेस्टिक कौन संभाल के रखेगा। और हमारे तो उस वक्त इतने शोज होते थे, मैंने कहा कि मैंने संभालना शुरू कर दिया तो पूरी फाइल जमा हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं बस वो मांग रहे हैं वो। मैं उनका 2-3 दफ़ा फ़ोन आया, तीसरी दफ़ा मैंने डांट के फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक और शो हुआ, वहाँ सारी मॉडल्स थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम लोग को इस तरह का कोई फ़ोन आया है? और उनका नहीं। तो मैं समझ गई ये तो कोई गड़बड़ है, ये तो मुझे तंग कर रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना रिश्ते ऊपर आसमान में लिखे होते हैं, बिल्कुल। तो मैं बहुत ही प्राइवेट किस्म की लड़की थी, मैं मतलब प्रैंक कॉल्स इस तरह से आती रहती थी, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इत्तेफाक था कि हसन से मैंने मैसेजेस पे बात करना शुरू कर दी और 3 महीने हमने सिर्फ मैसेजेस पे बात की। और उस टाइम पे कैमरे वाले फोन भी नहीं थे। Really? तो मैंने एसएमएस होता था। तो मैंने हसन को नहीं देखा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि वो दिखने में कैसा है। तो फाइनली कोई 3-3.5 महीने के बाद मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि अब हमें मिलना चाहिए। मैंने देखना है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। बस फिर फाइनली हम मिले एंड वो एक कंपैटिबिलिटी तो वैसे ही हमारी मैच करी गई थी फ़ोन पे बात करने से। और फिर जब मैंने देखा हसन को तो गुड लुकिंग चार्मिंग गाय बट वेरी फैट। रियली फैट? यस, ही वाज वेरी फैट एंड टॉल भी थे तो वो जाइंट भी लगते थे। लेकिन मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। तो बस वो फिर हमारी दोस्ती शुरू हो गई और करते करते हसन प्रपोज्ड एंड आई सेड यस। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और हसन ने अपने आप को पतला करना शुरू कर दिया। अच्छा। और उसने 1 साल में अपने आप को एकदम श्रिंक कर लिया। हाँ, बिल्कुल स्क्वीज कर लिया। तो शक्ल तो थी अच्छी, तो वो और अच्छा लगने लगा। हमारी दोस्ती के 5 साल के बाद हमने शादी की और अब माशाल्लाह हमें 14 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड यू हैव किड्स टू, 2 बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। राना साहब, मुझे ये बताएं कि पहले आप लोगों को जो है वो वज़ीर आला साहब जो थे उनको मुंतखब नहीं होने दिया जा रहा था, फिर हल्फ लेने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको। अब आप लोगों को आपकी मर्जी का गवर्नर नहीं मिल रहा। मुझे ये बताएं कि पीटीआई वालों ने आपकी पिस्तीजाई नहीं करवा दी?
देखें, ये वो बातें हैं जो बहुत ही हमारे मुल्क के लिए, हमारे पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो उन्होंने लगाए हुए थे पहले, वो सबको पता है। गूंगे बहरे थे, क्या थे, उनको कुछ पता नहीं था किसी से कैसे काम करना है। आपको पता है कि वो बस फंड इकट्ठा कर रहे थे, कमीशनें इकट्ठी कर रहे थे और लूट रहे थे पंजाब को। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के MPs को ख्याल आया कि ये क्या कर रहे हैं पंजाब के साथ, और तहरीक अदम एतमाद हम लेके आए। एक्चुअली होता ये है कि देखें, अगर आपकी अक्सरियत ख़त्म होगी तो आराम से जाएं, लेकिन ना इस वज़ीर आज़म जो नियाज़ी साहब थे उनको इज्जत रास आई, उनको भी निकालना पड़ा। रात 12 बजे तक बिठाए रखा, 11:55 तक। और यहाँ भी इन्होंने पूरा जोर लगाया कि कभी इलेक्शन मुलतवी, और असम्बली के अंदर प्राइवेट लोगों को लेके आ गए। हमारे लिए बड़ी ही अफसोसनाक है। और आराम से जिसकी अक्सरियत हो उसको हुकूमत मिलनी चाहिए, और ये गलत रवायत कायम की जा रही है। बजाय इसके कि कारकर्दगी दिखाएं, जो आपने 4 साल में क्या किया वो बताएं। अब वो कहते हैं साजिश के पीछे छुपना शुरू हो गए। साजिश तो एक बहाना है, असल जवाब नहीं आता कारकर्दगी का। तो हमें ये बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को, नौजवानों को ये देखना होगा, सोचना होगा कि ये ऐसे लोगों का जो है ना, मुखालफिन पे झूठे इल्ज़ाम, तोहमत लगाने वालों का भी मुहासबा होना चाहिए। और जो लोग इनके गैदरिंग में जाते हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। तो जी राणा साहब, खान साहब ਤੁਹਾਡੇ गले 'ਚ फंस गए ने, ना तुसी हजम कर सकते हो तो ना निकल सकते। जब खान साहब हुकूमत में थे तो उन्होंने आपको जेल में डाला हुआ था, अब वो ऑपोजिशन में है तो उन्होंने आपको नुकरे लगाया हुआ है। पीटीआई ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੇਮਜ਼ਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ 2013 ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। PTI ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। अभी तो ये वक्त बताएगा ना जी। 2 ਮਹੀਨੇ तो हो गई राणा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੀਨਾ नहीं बनने देते, बाकी टाइम भी उन्होंने इदां ही गुजार देना। सोच तो ये होनी चाहिए, हुकूमत हो या अपोजिशन, कि जो मुल्क के लिए ना सब इकट्ठे मिलके चले। ठीक है, गलत चीज़ें हैं उसकी मुखालफत करनी चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचा दें। पाकिस्तान तो पहले होना चाहिए ना, पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले होता है और पार्टीज का मफाद बाद में होता है। राणा साहब कोई 6-7 महीने नहीं, मैं 14 महीने पूरे करने जे। तू अगला साह पूरा करने बड़ी गल है। कान बेटे, मेरे बेटे ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। अपनी क्यादत को तो डिफेंड करना है ना जी। मैं सबके जावां बेटे, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ डिफेंड ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੱਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ। ਸਕੂਨ ਦਾ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢਣ ਡਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਜੋ 2016 ਚ ਹੋਈ। ਮੂੰਹ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ BP ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਛਲ ਕੇ ਲੱਤ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੱਟ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। बाती होने की क्या जरूरत है, आप एक शो में आए हुए हैं, आप प्लीज थोड़ा आराम से। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਫਾਕ ਚ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਘਟਾਓ, ਸਮਝ ਆਈ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਓਏ। अच्छा मियाँ साहब बात सुने, भाई की हुकूमत भी है, भतीजे की हुकूमत भी है, अब आ जाए पाकिस्तान वापस। मैं आ जाऊंगा ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਨਵੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਥ। ਨਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। क्यों? ਮੇਰੀ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜੇ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਐਸਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। कब? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਨੀਤਾ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। मियाँ साहब हम भी यहाँ बैठ के वहाँ के ड्रामे देख रहे हैं। ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਮਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ बड़े मियाँ। ऐसे मियाँ साहब हो सकता है आपको वो फॉलो करती हो, लेकिन ऐस गाने तो बाद ना ओना ने नहीं करना।
ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾਏ ਕੋਈ ਪਾਨ ਦੀ ਪੀਕ ਸੁੱਟ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਹੋਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਧਰਲੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ दर्द है उन्हें मैनेज कर देने हैं करके ऐसे आता। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या शादी के बाद काम करना आसान हो गया है या कुछ मुश्किलात आई, रुकावटें आई? कहा जाता है कि जब खूबसूरत लड़कियां जो शोबिज़ में होती हैं शादी कर लेती हैं तो प्रोजेक्ट्स काम मिलते हैं, इज दैट ट्रू? इसमें कोई सदाकत है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। देखिए अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो फिर तो आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हसन की फैमिली जो है वो इतनी सपोर्टिव थी कि मुझे कुछ नहीं पता होता कि किचन में क्या हो रहा है, खाने में क्या बन रहा है, मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है। मैं आराम से अपने काम पे जाती हूँ, काम करके वापस आ जाती हूँ। और स्पेशली बच्चों के टाइम सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको चाहिए होती है बच्चों के वक्त। तो जब बच्चे पैदा हो रहे थे तो ऑफ कोर्स मैंने ब्रेक लिया, मैंने 3 साल का ब्रेक लिया क्योंकि मेरा बेटा और फिर 2 साल के बाद बेटी। तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मुझे हसन की तरफ से भी, हसन की फैमिली की तरफ से भी। उनकी वजह से ही मैं कहती हूँ कि मैंने अपना वेट कम किया, फिर मैंने वापस से मॉडलिंग स्टार्ट की, ड्रामे स्टार्ट किए। हाँ ड्रामे कम मैंने कर दिए, मैं साल में सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स करती थी, लेकिन वो मेरी अपनी मर्जी थी। हाँ, मतलब मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। फोर्स नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को भी टाइम देना है ना। ट्रू। तो अभी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं नॉन स्टॉप काम ना करूं। You're very picky with your projects, I guess. हाँ वो इत्तेफाक से हो ही जाता है ना, क्योंकि जैसे अब जून जुलाई में मेरी कोशिश होती है मैं नहीं काम करूं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो भी ट्रैवल। फिर जैसे दिसंबर में ऑफ आती है तो उस टाइम पे मेरी कोशिश होती है मैं नहीं काम करूं, तो वो ले दे के वो 2 ही ड्रामे हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही जैसे मेरा हिना जी, जैसे गर्मी आती है तो मैं स्किन की वजह से काम करता हूं। आपके तो स्किन के बहुत मसाइल ਇਹ ਤੇ ਜਿਲਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੀਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਰੇ ਕਿਊਟ ਬੜਾ ਲਵ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਕੋਮੇ 'ਚ ਰਹੀ। राशिद कमाल हाँ जी लव मैरिज प्रपोज किया भाभी ने प्रपोज किया है। केड़ी गल तो इंस्पायर हुई भाभी किस बात से? गली च इन्हां ने कुत्ते नु दंदी वड्डी है, भाभी दा कोई रिश्ता लग चला कहंदा तो दलेर मुंडा सानू चाहिदा। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਐ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। और अब हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। सुनीता जी, आपका फैशन सेंस इतना अच्छा है माशाल्लाह, यू आर फैशनिस्टा, तो किससे इंस्पायर्ड है? कोई रोल मॉडल है? किसको देख के बड़ी हुई है? मुझे जो अपने पे खुद पे अच्छा लग रहा होता है आई डू दैट। वैसे इंस्पिरेशन मिलती है आपको जी, वही बात है किसी एक से नहीं, बहुत सारे लोगों को देख के इंटरनेशनली, इवन हमारे यहाँ की मॉडल्स, इवन एक्टर्स, इवन नॉर्मल लोग जो नहीं हैं मॉडलिंग में या एक्टिंग में, आई थिंक हमसे बड़ा फैशन दीवार है। एग्जैक्टली। तो मैं आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवेयर, एवरीबडी, जहाँ से भी कुछ अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये बताइए, शॉपिंग कहाँ से करती हैं आप? डिपेंड, शलवार कमीज चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ से, वेस्टर्न चाहिए तो कहीं बाहर से। क्या फिनिकी हैं या कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ये है कि ब्रांडेड होने चाहिए पर्स? किस चीज़ को लेके होता है कि यार मेरी वॉच जो है वो ब्रांडेड होनी चाहिए, परफ्यूम अच्छा होना चाहिए, जूता, या फिर किस चीज़ को कलेक्ट करने का शौक है? ब्रांड से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रांडेड हो ना हो, चीज़ पसंद आनी चाहिए। ब्रांडेड चीज़ों पे तो मैं वैसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करती। तो बहुत समझदारी की बात की हाँ, आपने। मैं समझें 2 साल में कोई एक चीज़ अगर ले ली तो अच्छी ले ली, बिल्कुल। अदरवाइज तो मैं रेगुलर चीज़ें ही लेती हूँ। जूतों का मुझे वैसे ज़्यादा शौक है, कपड़ों का भी शौक है, शौक तो है हर चीज़ का ऑब्वियसली। हाँ होते हैं ना, और हमारा तो काम ऐसा है कि आपको करना भी पड़ता है। वैसे घर में तो मैं बहुत ही बुरे हुलिये में होती हूँ, एक पजामा टी शर्ट में होती हूँ पूरा दिन। अच्छा। हाँ, और एक मेरा जूड़ा सा बना हुआ होता है ऊपर, क्लिप सा। नहीं, जब अभी आप एयरपोर्ट से आई थी तो यू लुक्ड रियली प्रिटी, आप इतनी खूबसूरत लग रही थी, वो बिल्कुल कैजुअल अटायर में थी लेकिन फिर भी बहुत ग्रेसफुल लग रही थी।
थके हुई हालत में थी। बहुत अच्छी लग रही थी। जी ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, ब्रांड कॉन्शियस होना भी नहीं चाहिए। नहीं ब्रांड आप सारी जिंदगी पहनते रहते हैं जी, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ना लोग। ये ले लें, ये भी ब्रांडिंग है, नहीं ये ब्रांडिंग है। जितनी मर्जी ब्रांडेड चीजें ले लें, जब शादी होती है ना बंदा लोकली नसीब होता है। लोग जो रेडीमेड ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अजीम विकी साहब रेडीमेड आम दुकान पे तो जाके बंदा कहता है ना कि यार ये भी दिखाओ और ये भी दिखाओ और ये भी दिखाओ। ये लंडे दी गंढ दे विचों माड़ी जी बांह नजर आउंदी होवे ना टी शर्ट दी, खिच के कहंदा उस्ताद आ हुंदे बाहर जरा कढ। अजीम विकी ब्रांड ते कपड़े नहीं पांदा, फिर मंग के पांदा है। हां जी मंगता कीता ना उन्होंने। लंडे 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਓਏ ਓਏ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਲੰਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਲੰਡੇ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਟ ਆਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਦੀ ਸਾਲਕ ਭਾਏ ਨਾ ਆ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਲੰਡੇ ਜਾਓ ਨਾ ਸਲੀਪਰ ਲੈਣ ਤੇ ਲੰਡੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੂਟ ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਾ ਵੇਚਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੰਢ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੰਢ ਖੋਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੱਲੀ ਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ सिलेक्ट कर दे, लाते गोली मार के तो पर्चा करा दे। राणा साहब अपनी जाती जिंदगी के बारे में बताइए, आपकी शादी हो चुकी है? जी बिल्कुल हो चुकी है। तो क्या लव मैरिज है, अरेंज है? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज है। आर यू हैप्पी? अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल। इज देयर अ राइट एज के इस एज ब्रैकेट में हो जानी चाहिए? हाँ शादी टाइम से हो जानी चाहिए, हर किसी की हो जानी चाहिए। तो क्या सियासी मसरूफियात की वजह से घर वालों को गिला रहता है कि घर पे ज्यादा टाइम नहीं देते, घर पे ज्यादा आते नहीं? हाँ ये इश्यूज तो होते हैं, जो होते हैं ना अवामी नुमाइंदे, ये होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। अगर लोगों को टाइम नहीं दें तो वो भी ज्यादती है। जो लोग इलेक्ट करते हैं आपको, वो फिर हमें उनकी सर्विस करनी पड़ती है। ऐसा ही है बिल्कुल। हिना जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। अच्छा वो क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਾਲਟ ਆਜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। और मैं सुनिया कि 3-4 निकाह खां भी उन्होंने अपने रखे ने कि जिथे लोड़ पई वो कर लिया ਨਾਲ ਹੀ उन्होंने। हिना जी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, कौन से? ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ। बड़े मियाँ साहब वैसे यहाँ पे एक बात मशहूर हुई हुई है कि आपके जो छोटे भाई हैं यानी कि छोटे मियाँ साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, यानी 13-14 महीने वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप और मरियम साहिबा नहीं चाहते कि वो मुद्दत पूरी करें और आप लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस पहले हो जाएं। इस बात पे कोई सदाकत है? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। कौन सी? ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੋਟ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਥੁੱਕੜਾ ਦੇ। अच्छा तो आपको ये प्रॉब्लम है कि जितनी देर ये हुकूमत चलेगी आपकी पॉपुलैरिटी में मसला हो सकता है, वोट बैंक आपका कम हो सकता है। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲੋਕੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਰੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਮੈਂ? ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। सुनीता जी ये वेरी प्रिटी। शादी के प्रपोजल्स तो बहुत आते होंगे, क्या कोई याद है किसी ने बहुत फनी वे में प्रपोज किया हो, कोई नाकाम आशिक सामने आ गया हो, कभी किसी ने कोई लेटर लिखा हो, कोई चॉकलेट्स या फ्लावर्स भेजे हो, कोई याद आता है ऐसा कुछ हुआ हो? अब आपने कहा है तो याद आ ही गया। किसी ने भेजा था एक कोई ना साहब थे, मुझे नहीं पता कौन थे, ठीक है, उनके कोई असिस्टेंट होंगे, उनको पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर मिल गया, वो मुझे कॉल करते रहते थे नॉन स्टॉप। अच्छा वो कॉल करे मैं लाइन काट दूं, बोले फिर मैं बहुत तंग आना शुरू हो गई। मैंने कहा भाई आपका मसला क्या है? उसने कहा भाई एक बुके है वो आप ले लीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। अच्छा पहले तो मैं बहुत ही उनको लिफ्ट नहीं कराई, फिर मैंने एक दिन हसन से बात करा दी। मैंने कहा हसन ये तुम बात करो, ये कौन है मेरे पीछे पड़ गया। शादी के बाद की बात है? नहीं शादी से पहले की बात है। ओके ओके। अच्छा हसन ने बात की, वो बड़ा तमीजदार बंदा, उसने कहा मेरी नौकरी का सवाल है, एक बुके है आप वो बुके ले लीजिए। अच्छा हसन ने कहा कि चलो एक बुके ये ले लेते हैं। हाँ उसने अपने ऑफिस का एड्रेस दे दिया, उसने कहा इस एड्रेस पे आप वो बुके छोड़ दें। ठीक है। अच्छा इत्तेफाक से मैं उस वक्त कनाडा जा रही थी, मेरी फ्लाइट थी, अब मैं रास्ते में हूँ एयरपोर्ट जा रही हूँ और हसन का फोन आता है। उस टाइम पे कैमरे वाले फोन शुरू हो गए थे, फिर हसन ने मुझे वीडियो भी भेजी थी। हाँ। तो वो एक सुजुकी थी पूरी जी, उसके अंदर एक दरख्त था, मतलब वो एक मोटा सा स्टेम था, उसके साथ रोजेस लगे हुए थे। अच्छा मतलब वो 7 फीट टॉल
गुलाब के फूलों का उन्होंने दरख्त बनाया हुआ था। दरख्त बनाया हुआ था, जिसको वो बुके कह रहे थे। फिर वो इतने रोजेस थे कि वो सबको बांट दिए उसने ऑफिस में, सब लोग अपने अपने घर ले गए और कितने वो अपने घर ले गए। उसने कहा मैं कहाँ रखूँ इनको, इतना बड़ा ये दरख्त। हाँ, और वो साहब कौन थे मुझे आज तक नहीं पता चला। अच्छा, फिर जब मैं वापस आई कोई 1 महीने के बाद, तो उन साहब का फिर से फोन आया। मैंने कहा जी अब क्या हुआ? कहते जी एक बोइंग 747 फूलों से भरा हुआ है, वो मैं कहाँ उतारूं? उस टाइम पे कराची में शॉन सर्कल होता था। मैंने कहा भाई ये शॉन सर्कल है, वहाँ छोड़ दे। मेरे घर में तो जगह नहीं है। जगह नहीं है। बस फिर वो गायब। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की कि मैं कौन हूँ, कहाँ देखा? अगर शायद मैं परस्यू करती तो बताते मैंने कोई खास लिफ्ट कराई नहीं। कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। मैंने पैसे में कभी भी इंटरेस्ट शो किया ही नहीं। कहीं से मुझे ऐसा फील हो कि भाई बहुत पैसा है किसी के पास, मैं वहीं दूर हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। साड़ी निर्मल ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੜ ਜਾਏ। ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ 20 ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੀਬਨ ਬੰਨ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੰਦ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਮਰਾਣੇ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ ਬੁੱਕੇ ਬਣਾ ਕੇ। अच्छा। ਸੋਹਣੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਲੀਪਰ ਬਦਰਾਂ ਵਾਲੇ। पहनने के लिए, मारने के लिए? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਦਮੀ ਨਾ ਭਾਬੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ? ਪਤਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚੈਨਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੱਜਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ है ना। वैसे मैं आपको बताऊं, शादी के बाद जो है ना बहुत चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। अब एक और स्टॉकर था मेरा, बहुत ही बुरा वो पीछे पड़ चुका था कि उसकी वजह से मैंने अपना फ़ोन का नंबर तक चेंज करा लिया। वरना हमारा नंबर चेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है कि हर किसी को फिर दोबारा से दें। लेकिन मैं इतनी तंग आ गई थी कि मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया। मैंने दोपहर 12 बजे मुझे नया नंबर मिला है और उसी दिन दोपहर 3 बजे उस नए नंबर पे उसका फ़ोन आता है कि नंबर चेंज कर लिया। ओह माय गॉड, उसने मुझे इतना तंग किया। लेकिन जैसी मेरी शादी हुई उसके बाद ये सब कॉल्स सब बंद हो गया। किसी ने मुझे उसके बाद तंग नहीं किया। हाँ, तो हमारी सोसाइटी में ये बड़ा फर्क पड़ता है। इफ यू आर मैरिड एंड स्पेशली इफ यू हैव किड्स एंड हैप्पीली मैरिड वेल सेटल्ड, तो लोग फिर वो अवॉइड करते हैं, उस तरह से तंग नहीं करते, जान के पीछे नहीं पड़ जाते, बल्कि इज्जत करते हैं आपकी। इज्जत करते हैं। विकी साहब ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਜ਼ਰਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਲ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾ ਲਈ, ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, 3.5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਕੋ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਨਾ शादी तो बाद सारे नंबर डिलीट करते, सिर्फ एक नंबर कोर रखे। कौन सा? दमे वाले डॉक्टर दा। अस्थमा की मरीज है ना वो। ये ते कपड़े धोंदी है विचों केस वाही इन्नी पैंदी है, दमा ते होना ही है। ये कपड़े दो नंबर वाली पर्चियां, ओए मां दी अपना मेडिकल रिपोर्ट, ਇਹਦੀ मेडिकल रिपोर्ट, ओए अस्तगफुर, ਇਹਦਾ टोटल असास है। सही बात है। गुरबत ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਭਾਣਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। And we are right back after the break. सुनीता जी और राना साहब से जहां से हमने गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। सुनीता जी, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है आपको? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। वोट कास्ट करने पे यकीन रखती हैं कि करना चाहिए? पिछली दफा किया था। अच्छा, किया था? पहली दफा। तो किसको किया था? पहली दफा वोट किसको दिया था? इमरान खान को। तो क्या आप सेटिस्फाइड, हैप्पी हैं? गड़बड़ हो गई। लेकिन अगले बार जब इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान को ही वोट जाएगा। इमरान, तो खान साहब की आप सपोर्टर हैं? जी बिल्कुल। क्या पूरी फैमिली ही खान साहब को सपोर्ट करती है? जी, पूरी फैमिली। तो सुनीता जी, क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शंस जो होंगे उनमें कौन जीतेगा? क्या खान साहब जीत जाएंगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे वाह वाह, क्या बात। मेरे सपोर्टर्स तो यही कहते हैं ना। हाँ, बाकी अल्लाह मालिक। निर्मल उस पार्टी ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅੱਛੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਤਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ? ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਫਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੈਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। राना साहब, महंगाई का तूफान, IMF के मसाइल, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा, इतनी मुश्किलात और परेशानियों के बाद क्या लगता है कि नून लीग इलेक्शंस जीत पाएगी? देखें, ये जो हालात मौजूदा हैं ये सब के सब इमरान न्याजी के पैदा किए हुए हैं। चूँकि वो आपके सामने 4 साल उसने 3.5-4 साल जो लगाए हैं, कुछ बजाय करने के
किरदार कशी और मुखालफिन को दबाने की तवज्जो दी है। उसे कुछ पता नहीं था कि भाई माहौल इन्वायरमेंट चाहिए होता है मुल्क को तरक्की करने के लिए, और उसने सारे भट्ठा बढ़ा दिया और कर्ज़े ले के उतने कर्ज़े ले लिए जितने हमने 73 ईयर्स में कर्ज़े लिए थे, उसके बराबर है उसने 3 साल में ले लिए। अब ये पहले कहते थे जी नून लीग ने ले लिए, पीपल्स पार्टी ने ले लिए, जबकि इसने आपके सामने 3-3.5 साल में उतने कर्ज़े ले लिए कि जितने हमने 70 साल में लिए थे। मकसद कहने का है कि इन्होंने अगर आपको मुल्क चलाना आता हो ना तो आप प्रॉफिट में जाते, इन्होंने ग्रोथ रेट जो है मनफी में ले गए। 5.8 तक ग्रोथ रेट हमारी थी जब 2017-18 में। तो ये कहने का मकसद है कि पता ही नहीं है, पहली दफ़ा बाद में कभी कोरोना के पीछे छुपते रहे हैं, अब ये एक लेटर पकड़ा हुआ है उसके पीछे छुपी जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी मुखलस है और ये काम करने का बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस लोग हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो मुल्क को इन्होंने IMF के जो मुआहदे इन्होंने किए हैं अपनी नालायकी की वजह से, वो भी उसमें से हमें निकलना है। हमारी क़यादत को पाकिस्तान के अवाम का एहसास है, इसलिए वो बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मुश्किल फ़ैसले तो करने होंगे, लेकिन वो हमारी क़यादत की यही कोशिश है कि पाकिस्तान की अवाम पे कम से कम बोझ पड़े, बल्कि ना पड़े। और जो मैं कल ही हम लोग उधर मीटिंग में थे तो हमारी ये कोशिश ये है कि पंजाब में जो महंगाई का जो इन्होंने अजाब दिया हुआ है ना उस पर कंट्रोल किया जाए, और लोगों को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पे फोकस दिया है कि वो कंट्रोल रहें चीज़ें। अच्छा आपस की गल ही ना जी। हाँ जी, मैंने लग रहा है इस मुल्क का कोई मसला नहीं जी हल होना। अच्छा 4.5 साल इमरान खान सवेई कहते रहे हैं कि जो भी किया नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने किया। सच जो होता है ना वो सच ही होता है, ऐसे नहीं है। लोगों ने जो किया है ना, हम पिछली दफ़ा भी 2013 में जब हुकूमत मिली थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, आप सबको पता है कि मुल्क अंधेरों में था कि नहीं अंधेरा था ना, लोड शेडिंग थी ना, सबको बताए ना आप लोग। 2013 की बात कर रहे हैं। तो क्या हम ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी ने या जरदारी ने उन्होंने मुखालफिन को जब उससे पहले हुकूमत थी हमने तो नहीं कहा, काम करके दिखाया ना। तो ये ऐसे नहीं होता, ये जो रियलिटी है वही रियलिटी होती है, हकीकत ही होती है। राणा साहब जब इतने मसाइल थे तो आप लोग ना पकड़ते हुकूमत, किसने कहा था कि 4-6 महीनों के लिए आप लोग हुकूमत पकड़ लें? हुकूमत उनके अपने बंदों ने कराई है, उनके जो अपने MNAs जो इमरान नियाजी साहब के जो MNAs थे उन्होंने कराई है, हमने तो नहीं कराई उनकी हुकूमत। हम तो चाह रहे थे कि इलेक्शन आए, हमें जिम्मेदारी अगर मिली है, लेकिन हम उस पर फिर इंशाल्लाह पहरा देंगे और काम करेंगे। सेना नियाजी जी देखिया जी कैसा बच्चा तैयार किया। मैं क्या उसे बैठे बच्चे तैयार करी जान रहे, तैयार हो के आप क्यों नहीं आउन रहे पाकिस्तान? नून लीग ਨੂੰ सिर्फ इकतदार जाने का शौक है, कीमतां घट करने का कोई शौक। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ चला गया, ਇਹ ਨਾ हुकूमत बनाते, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ओ भाई इनको इक़्तिदार का बहुत शौक है, इनका दिल करता है कि एक भाई वजीर आला हो, एक भाई वजीर आजम हो और बच्चे सारे वजीर हो। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। हाँ तो घर के बाहर लिखा होवे वजीर हाउस है अमजद राणा भी ना वजीरां दा बच्चा है। अच्छा हाँ केड़ी वजीर वजीरा माई दा। अल्लाह तू वजीर आजम का नहीं बल्कि बाबर आजम का पुत्र है। ਆਜ਼ਮ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ये अंग्रेजा चो चंगड़ा और तू चंगड़ा चो अंग्रेज है। ਹੁਣ ਚੰਗੜ ਰਹੇ ਆ। यार ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸਾਉਣਾ ਹੀਗਾ। और जी विक्की खाली काला नहीं है, सारा खानदान काला। ਅੱਛਾ ਜੀ। इन्हों के घर डाकू आए, लुट के कुछ नहीं लगाए, रंग गोरा करने वाली क्रीमां लेके दे गए। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਓਵਰ ਚਿੱਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਪਰੌਣਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਕਿਉਂ? ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿੱਟੇ। छोटे मियाँ साहब आपकी हैसियत एक एडमिनिस्ट्रेटर की थी, वही रहेगी। वोट बैंक जो असल है ना वो बड़े मियाँ साहब का है। ये ऐसी बातें ना करें कि मतनाज़े ना बनाएं, सब एक हैं माशाल्लाह। अच्छा डिफेंडर बैठे हुए हैं पार्टी के। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਈ। उन्हें वैसे गल सही की है, वोट बैंक तुसी बनाया, वोट बैंक नहीं खाली बैंक भी तुसी बनाया।
ਔਰ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਬੂਟ ਪਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वैसे ये लॉन्ग बूट्स क्यों पहने हुए हैं क्या किस मिशन पे निकले हुए हैं ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ सही बात और है एडे लंबे बूट से लगता वर्ल्ड का टूर करना पैदल इन्होंने हर वक्त ऑन द गो होते हैं ना कुछ कर रहे होते हैं ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ नहीं लंबे बूट इसलिए पाए ने कि इन्हां दी पिन्नियां च दर्द है परसों छोटे मियां साहब बड़े परेशान हो क्यों लंबे बूटा से ना बिल्ली ने बच्चे दे दिते ना बूट पा सकन ना बच्चे बिल्ली ਨੂੰ ਨਸਾ ਸਕਣ ਉਹ ਬਿੱਲੀ 2 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ 3 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਵੇਖਣ ਡਿਆ सुनीता जी मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला का क्या नाम है और वजीर इत्तलात कौन है अच्छा वो हमारे बिलावल साहब जो बने दूसरे आप लोग हेल्प नहीं कर सकते लेकिन आप इनकी हेल्प ले सकती हैं अच्छा चलें आप हेल्प करें कोई हिंट्स दे सकते हैं ना कि उनकी शक्ल के फीचर्स क्या हैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं आप ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾ इसमें भी ਕਿਉਂਕਿ कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जिनकी हमें आजकल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ टीवी देखना छोड़ दिया मैंने ਤੇ ਐਲਸੀਡੀ ਲਵਾ ਲਓ ਟੀਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ वो आपसे ज्यादा टीवी पे आती हैं आप उन्हें जानती नहीं है चले एक हिंट देते हैं आपको उनके नाम के एंड में ना औरंगजेब आता है मरियम औरंगजेब अरे शुक्र है औरंगजेब को गाड़ी नहीं कहता मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई पॉलिटिक्स दूर दूर तक interest दूर नहीं है। तक कोई लेकिन खान interest साहब नहीं के सपोर्टर है मैं देख रही हूँ ज़ाहिर है जी। खान साहब की सपोर्टर हूँ बिल्कुल उनका उन्होंने जो काम किया वो मुझे दिखा मुझे सही लगा लेकिन उसके अलावा पॉलिटिक्स से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं सुनीता जी की नज़र में सिवाय इमरान खान साहब के कोई पॉलिटिशियन दुनिया में है ही नहीं हाँ मुझे ऐसा लगता है है ना? नहीं है हाँ ऐसे लगता है ना आपको ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਖਤ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ चलिए सुनीता जी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का नाम बता दें बड़ी उनकी रोबदार पर्सनालिटी है बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं क्या रोब दबदबा है शेख रशीद साहब मूछे हो तो शेख रशीद जैसे मेरा ख्याल है सुनीता जी ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ वो शेख रशीद ही ਹੁੰਦਾ चले आप लोग भी कोई हिंट दे सकते हैं ना आप लोग बता सकते हैं कि उनका ताल्लुक किस इलाके से है एक्चुअली हिना जी मेरे हालात कुछ आजकल ठीक नहीं है मैं कुछ भी नहीं दे सकता आप लैलपुर से तल्लक है मेरा ख्याल है फैसलाबाद में ताल्लुक हाँ सुनीता जी कुछ समझ में आ रहा है कुछ समझ नहीं आ फैसलाबाद रहा। तो कपड़े समझ मुझे तो वैसे पंजाबी मुश्किलों से समझ में आ रहा है फैसलाबाद से तो आपके दिन में कपड़े ही आएगा और तो कोई चीज नहीं आएगी ना हाँ। नहीं मिनिस्टर भी आता है आजकल तो उनके नाम के शुरू में क्या लगता है ये बता दें आप सुनीता जी को शायद उनके माइंड में फौरन से आर राशिद कमाल राना सनाउल्ला ओह वाओ ब्रिलियंट और अब निर्मल से जानते हैं कि उनके पास अजीबोगरीब खबरें कौन सी हैं अंधाधुंध भागता हुआ घोड़ा सवार समेत नाले में जा गिरा जिससे राशिद कमाल वाली स्टोरी ये भी खोते थे बेटा तो खोता नु लेकर नाले चला गया मैं कहा बाहर आके ना नहीं मुझे मस्त माहौल में जीने दे ਖੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਹੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ अच्छा जो तो खोते नाल डिगे ना नाले च ते चिकड़ो चिकड़ी हो गया पता नहीं लगा खोता केड़ा ते राशद केड़ा वो तो खोते ने ए गीता तो पता लगा है राशिद नहीं ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ शुक्र तेरे कुछ तो पता लगा ना सफर कीता तू ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕੰਨ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੂਰੇ ਲੰਮੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਕੜੋ ਚਿਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਕਹੋ गंदे नाले च डिगया ना मैं पूछा सट ते नहीं लगी कहंदा सट ते नहीं लगी पर मेरा दिल बड़ा लगया ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾਲੇ 'ਚ ਜੂਸ ਲੱਭ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜੂਸਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜ਼ੈਕੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਜੂਸ ਲੱਭਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਰਾ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਬੈਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਗੀ ਤੇ ਖੋਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ और मेरा बड़ा भी ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਗੜੀ ਹੈ ਮਿਲਨ ਕੀ ਸਜਨ ਸੇ ਸਜਨ ਕੀ गंदे नाले देख के तो गाना गाउन डे ਕਿਹੜਾ ये तो वही जगह है पले थे हम जहां नाले च डिगया मैं क्या है की कहंदा समर कैंप एक बंदा तुरया जाना कहंदा बस फिर
ਸਬਰ ਕੈਂਪ। अजीम भी कि गंदे खाले च गिरे तो किसी ने चुकया ही नहीं। क्यों? अगो शेर किया उन्होंने, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ਅੱਜ ਕੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਹੋ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਮਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ? ਪੁਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ हजरात आज यहाँ से 2500 क्यूसेक कूड़ा गुजरा। और उसको पाइया काट लेना, कहता समुद्र चो कचरा निकल गया, की फर्क है। अजीम भी कि खुदकुशी करने वास्ते गया गंदे खाले दे विच। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਸਿਰ ਡਬੋ ਲਿਆ।